सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट है। 1.5-2 घंटे से चार्जिंग में, खाली ये फर्स्ट लोगो आ रहा है। रैम के सीक्वेंस पे DC पे रुक जा रहा है। पूरा मैंने बोर्ड को खोल दिया है, खाली कंफर्म करने के लिए चार्जिंग पे रखा हुआ था। इसमें ड्यूल डेकर आता है, जो अपना A50 A30 M30 में आता है, वही CPU आता है 9611 एक्जीनोस। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यही है CPU। रैम पे नंबर भी नॉर्मल से ही लिखे हुए हैं, A50 वाला CPU है, एक्जीनोस 9611। सबसे पहले यहाँ पे कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि CPU नीचे दिया हुआ है और जो शील्ड है वो चारों ओर से ग्रिप पे। नॉर्मल A50 वो सब में पूरा शील्ड ही निकाल देते, लेकिन यहाँ पे खाली सिंगल कटिंग पे ही CPU और रैम आपको दोनों पूरा क्लियर हो जाएगा। निकाल दिया हुआ है। ये हीट सिंक पैड है जो कि पूरा ड्राई हो चुका है। ये शायद फ्रेश पीस है, फर्स्ट टाइम मैंने ही खोला है। एक शॉपकीपर के इसलिए कंफर्म नहीं बोल सकते, बट काम किधर किया हुआ नहीं था, फ्रेश पीस ही था। सेम कंडीशन, वाइट ग्लू ही है। रैम पे भी आप नंबर देख सकते हैं, SEC 101 है। वाइट ग्लू इसमें A50 M30 के हिसाब से ज़्यादा दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ज़्यादा स्क्रैचेस वगैरह करना पड़ेगा। नॉर्मल टेम्परेचर से पहले रूम टेम्परेचर से लेके गन टेम्परेचर पे बोर्ड को लेके जाते, फिर इजीली ग्लू कटिंग हो जाएगा आपका। स्क्रैपर को ज़्यादा शार्पनेस नहीं रखते, थोड़ा सा कम रखना पड़ता है शार्पनेस, वरना ये ग्रीन बोर्ड है तो प्रिंट इजीली कट हो जाएगी इसकी। इसलिए मैंने लाइट वेट ही चलाया हुआ है। $260 पे मैंने ग्लू कटिंग किया हुआ है। ओके, ग्लू कटिंग है पूरा। अब थोड़ा बहुत 260 टेम्परेचर पे अभी अपना बोर्ड तो है, उसे वापस 360 पे लेके जाना पड़ेगा। 360 पे लेके जाने के बाद ही आपको स्क्रैपर वगैरह कुछ इंजेक्ट करना है। हाई होंग टाई की ब्लेड है, क्विक 2008 है, जिसमें गन का टेम्परेचर मेरा 360 और एयर 60 है। सूटेबल सबके लिए अलग अलग होता है, कोई 360 100 भी रखता है। जितनी आपकी जैसी स्पीड, वो हिसाब से आपको काम करना है। रैम निकल गई है, अभी सेम वे पे ही आपको CPU को भी रिमूव कर देना है। यहाँ पे आपको रैम वगैरह क्लीन करने के लिए वेट नहीं करना है। अगर रैम वगैरह क्लीन करने के लिए यहाँ पे वेट करोगे तो थोड़ा बहुत CPU चिल्डअप हो जाएगा। और ग्रीन बोर्ड है तो उसको ज़्यादा हीटअप ना देते हुए वन शॉट में आपको काम ख़त्म कर देना है। लो मेल्टिंग प्रोसेस है ये। लो मेल्टिंग बहुत ज़रूरी होता है। ओनली ग्रीन बोर्ड नहीं, सब बोर्ड में बहुत ज़रूरी है कि लो मेल्टिंग। लो मेल्टिंग से आपके अनवांटेड पेस्ट भी निकल जाएगा, और जो आपका कंपनी का PPD है वो भी थोड़ी बहुत लो मेल्ट हो जाएगी, तो आपको लैग वगैरह, प्रिंट वगैरह डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। 320 पे मैंने शोल्डर रखा हुआ है। सारे बॉर्डरों पे आपको खास ध्यान रखना है कि कोई पार्ट आपके साथ में ना आ जाए। और मोस्टली वाइट पेस्टेड और ब्लैक पेस्टेड में आपको बॉर्डर पे ज़्यादा फोकस देना पड़ता है, क्योंकि सेंटर एरिया तो सीधा सामने से ही दिख जाएगा। अब गुडविक से आपको थोड़ा बहुत ग्लू और PPD की सरफेस लेवल पूरी 0-0 करनी है, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस पूरा 0-0 ही हो जाना चाहिए। सारे बॉल मतलब लो मेल्टिंग आपने किए रहेंगे तो प्रॉपरली वो मेल्ट हो जाएगा PPD, और सरफेस पूरी आपकी 0-0 हो जाएगी। आपको कोई भी एक ही हाथ से ज़्यादा, मतलब एक ही वे में आपको चलाना है। अगर आप अप एंड डाउन चला रहे तो अप एंड डाउन ही चलाओ। आप बोर्ड को रोटेशन करते जाओ, ना कि आपका हाथ को आप रोटेशन करो। अगर आप हाथ को अपने रोटेशन करोगे तो हर बार हाथ आपका फ्लेक्सिबिलिटी पे मूवमेंट नहीं लेगा, तो कई बार पार्ट बाट वगैरह निकल जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो सब आपको ख्याल में भी, मतलब ध्यान में भी नहीं रहेगा।
तो बेटर यही कंडीशन है कि आप अपने हाथ को सेम वे पे ही चलाओ, खाली बोर्ड के रोटेशन को घुमाते जाओ, बोर्ड की एंगल को। अब ये पूरा पार्ट क्लियर है। तो जो वाइट पेस्टेड जो बचा हुआ है बॉर्डरों पे, उसे आपको ब्लेड से काटना पड़ेगा, या फिर आप जो कुछ भी स्क्रैपर वगैरह कुछ भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे आजकल आते हैं मार्केट में ग्लू कटर और वो सब, उससे आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। लेकिन मुझे 11 नंबर ब्लेड ही बेटर लगता है, इसलिए मैंने 11 नंबर ब्लेड का यूज़ किया हुआ है। 11 नंबर की ब्लेड में अगर आपको ज़्यादा आगे शार्पनेस मतलब स्क्रैचेस वगैरह आपसे हो रहे, तो आप इसकी शार्पनेस को थोड़ा कम कर दे, तो स्क्रैचेस आपके नहीं आएंगे और आपको बेटर परफॉर्मिंग मिलेगा बाकी अदर ब्लेड से। हर एक की ग्रिप के ऊपर डिपेंड रहता है कि कई बार किसी को ग्लू कटर वगैरह अच्छे लगते हैं, या फिर जो इसके स्क्रैपर वगैरह आते हैं ग्लू कटिंग के, बट जिसको जैसी ग्रिप वो हिसाब से काम करना चाहिए। अब मेरा टेम्परेचर है 230 के आसपास है, आप चाहे तो 260 तक आप जा सकते हैं, बट एक बार लो मेल्टिंग हो गया था और थोड़ा बहुत मतलब अनवांटेड थोड़ा सा ही पेस्ट है, तो ज़्यादा बोर्ड को गर्म नहीं करना था मुझे, इसलिए मैंने टेम्परेचर को कम किया हुआ है। बॉर्डरों पे मैं ख़ास ध्यान देता हूँ, क्योंकि मोस्टली सारे सीपीयू सेंटर से और बाकी अदर पोर्शन से पूरे क्लियर ही होते हैं। बॉर्डर पे कहीं ना कहीं कोई पेस्ट वगैरह अगर बच जाएगा आपका, तो वो पार्ट आपका सीपीयू को बैठने नहीं देगा प्रॉपरली, इसलिए ख़ास आपको फोकस बॉर्डर पे ही करना है। क्लियर है पूरा पार्ट, सीपीयू की साइड पूरी क्लीन हो चुकी है। गन ग्लू वगैरह क्लियर है, पूरा शाइनिंग हो रहा है बोर्ड। अब सीपीयू और रैम की बारी। ये सारे स्टैंड में आपको सीपीयू और रैम किसी की कोई भी ऐसी को आपको प्रॉपरली पूरा टाइटली लॉक नहीं करना है, आपको हल्के से खाली मतलब अटका ही देना है। अगर आप ज़्यादा लॉकिंग करोगे, जब आप गन या फिर शोल्डर ओवर हीटिंग हो जाएगा वो आईसी, तो ऑटोमेटिक बैंड होने लगेगा, इसलिए आपको खाली लॉकिंग पे या फिर जस्ट आपको उसको होल्ड ही करना है, पकड़ना ही है उसको, प्रेसिंग पे नहीं रखना है उसको, खाली होल्ड ही करना है। ये मैंने डायरेक्टली लो मेल्टिंग कर दिया है और सारे बॉल क्लियर थे, इसलिए रैम को कुछ नहीं करना है। अब ये रैम की साइड पे आपको पीपीडी या फिर जो कुछ भी आप शोल्डर वायर वगैरह यूज़ करते हो, आपको कोई भी एक मतलब पीपीडी का बॉल लेके शोल्डर को आपको यहाँ पे घुमाना है, ताकि जो अनवांटेड पीपीडी या फिर अनवांटेड जो सब मिक्सअप हो चुका है वो पूरा एक बार क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपको जितना हो सके उतना क्लीन सरफेस कर देना है, और जितना हो सके उतना आपको यहाँ से कंपनी का जो अनवांटेड पेस्टेड है वो सब निकाल देना है, ताकि आपको ज़्यादा क्लीन ना करना पड़े। अब यहाँ पे मैंने टेम्परेचर रखा हुआ है 280, और मैं वाइट पेस्टेड और पीपीडी दोनों को कट कर रहा हूँ। ये स्क्रैपर से आपके स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। हाई होंग टाई का है जो सीपीयू ब्लेड है, लिफ्ट अप के लिए मैं यूज़ करता हूँ, इसी से ही मैंने इसको ग्लू वगैरह रिमूव किया है। देखा रहेगा आपने मेरा सीपीयू थोड़ा बहुत मूवमेंट भी ले रहा है, यानी कि मैंने पूरा टाइटली प्रेस नहीं किया हुआ है। इतना आपको लाइट रखना है, खाली होल्ड ही करना है उसको। क्लियर है सीपीयू साइड पूरी। अब आती है रैम को पूरा सरफेस वगैरह सब कुछ क्लीन अप करने की, क्योंकि वहाँ पे भी आपको रिबॉलिंग करना पड़ेगा। ये जो ऊपर जो पेस्ट दिख रहे हो सब ब्लेड से भी ले सकते हो सीधा। पेंटिंग ब्रश है ये, जो नॉर्मल आजकल सभी टूल्स की दुकान पे मिल रहा है। जितना हो सके उतना इसको 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट जितना आप क्लीनिंग प्रोसेस पे दे सकते हो उतना आप दे दो इसको। ये इजी वे पूरा ड्यूल डेकर का, जितना ये आपका पोर्शन क्लीन रहेगा उतना आपको बेटर रिजल्ट मिल जाएगा और वन शॉट में ही मिल जाएगा। वाइट पेस्टेड आपको दिख रहा रहेगा शायद, ये मैं इसलिए निकाल रहा हूँ तो ताकि जब आप सीपीयू वगैरह रिबॉल करके इसके ऊपर अगर आप रैम लगा दोगे, सेट आपका ऑन भी हो जाएगा, बट थोड़े दिनों में रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि जो वाइट पेस्टेड है वो ब्रेड के माफिक फूल जाएगा। थोड़े दिनों के बाद वो रिटर्न आ जाएगा सेट, इसीलिए आपको जितना हो सके उतना क्लीन एंड नीट काम करना है। अब ये स्टैंड की ज़रूरत नहीं है,
सीधा नीचे आप सरफेस पे भी क्लीन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से रैम के सारे पोर्शन अभी क्लीन हो चुके हैं। तो जो कुछ भी कचरा वगैरह निकालना है वो आप वाइट कॉटन पे निकालो, आपको आइडिया आ जाएगा। और इससे थोड़ा आपका ब्रश भी क्लीन रहेगा और रैम का पोर्शन भी क्लीन होते जाएगा। नीचे जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है वो सारा इसमें पीपीडी फ्लक्स जो कुछ भी मिक्सअप होके हुआ है वही है। और इस पर आपको थोड़ा टाइम बच जाएगा, आपका फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। आपको सारे के सारे मतलब जो बॉल है, आपको ये नहीं है कि अपर साइड ग्राउंड है तो उसे आप छोड़ दे। सारे के सारे को आपको फोकस करना है और सारे को भी क्लीन करना है। अगर आप प्रेशर से मतलब फिंगर प्रेशर से अगर आप पीपीडी भर रहे हो तो आपको वन शॉट में हो जाएगा। अगर अप्लायर से कर रहे हो तो आपको 2 बार रिबॉल करना पड़ सकता है। तो मैंने ये फिंगर प्रेशर से मैंने पीपीडी को फिलअप किया हुआ है, तो मेरा वन शॉट में ही पूरा क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं आप, जितना हो सके उतना आप उसको क्लीन एंड नीट काम करें। अब सेम 300 आप टेम्परेचर पे 20 या 30 की एयर पे आप इजीली इसको रिबॉल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके सारे बॉल एक ही लेवल के, तो आप उसे यहाँ पे फ्लक्स डाल के फिक्सअप कर दे। फ्लक्स डालने से कुछ नहीं होगा, आपका थोड़ा बहुत शाइन आ जाएगा और जो कुछ भी नीचे बॉल की ग्रिप नहीं रहेगी वो प्रॉपरली नीचे की साइड अटैच हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो रैम के कप दिए हुए हैं वहाँ पे आपके बॉल्स प्रॉपरली बन जाएंगे, बट नीचे की साइड पे अटैच हुए कि नहीं वो आपको कंफर्म पेस्ट डालने के बाद, हीटअप देने के बाद जब आप उसको वॉश करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। अगर आपका बॉल नीचे टच नहीं हुआ रहेगा तो वहाँ पर ही आपका बॉल बाहर निकल जाएगा। अब सीपीयू को आपको रिवॉल्व करना है। जो कोई भी आप पीपीडी यूज़ करते हो सारी बैटरी आती है ड्यूल डेकर के लिए, लेकिन मैकेनिकल का आईसी जो बेस्ट है, मैंने ये बार YCS को ट्राई किया हुआ है। ये YCS की पीपीडी है जो कि सेम टेम्परेचर पे आप रिवॉल्व कर सकते हो 320-30 की एयर पे। आपको लिफ्ट अप और लिफ्ट डाउन 360 पे करना है। बाकी रिबॉलिंग प्रोसेस वो जो पीपीडी जैसा आप यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड होता है। नॉर्मल अपना पीपीडी 183 डिग्री पे लो मेल्ट होता है, तो आप कुछ भी टेम्परेचर रख सकते हो, सारे के टेम्परेचर पे ही सूटेबल होता है। रैम को भी सेम पीपीडी से ही मैंने रिबॉल किया हुआ है, क्योंकि मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि ड्यूल डेकर YCS में कितने टाइम तक रिटर्न नहीं आता है सेट। जब तक मैकेनिकल का IC था तब तक करीबन 1-1.5 साल तक कंटिन्यू चलता है फ़ोन ईजीली। बाद में ड्रॉप डाउन या फिर हो सकता है कि कोई कस्टमर रिपीट ना आया हो मेरे पास, बाकी प्रॉब्लम तो उसे भी हुआ रहेगा, बट आइडिया नहीं है उतना। बट 1-2 सेट मैंने खुद के शॉप पे बना के रखे हुए थे जो कि 1.5-2 साल तक प्रॉपरली चल रहे थे, अभी भी चल रहे। एंगल आपको मोस्टली नीचे की साइड ही, छोटा सी जो रैम का होता है वो नीचे की साइड ही होता है, उसमें एंगल वगैरह याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। 360 पे वापस मैंने हीटअप को कर दिया हुआ है। क्विक 2008 ही यूज़ की है। फ्लक्स मैंने 422L का यूज़ किया हुआ है जो कि बाकी सबसे मुझे बेस्ट लगता है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक मूवमेंट थोड़ी बहुत हो जाएगी सीपीयू की, आपको आइडिया आ जाएगा। इसका भी बूटिंग सेम ही रहता है, 150 से लेके 230 के आसपास स्टॉक हो जाता है बूटिंग, क्योंकि सेम सीपीयू है तो बूटिंग भी सेम ही रहेगा। अब थोड़ा मैंने चिल्ड अप करने के बाद सीधा यहाँ पे बूटिंग चेक कर रहा हूँ। अगर मेरा बूटिंग स्टक हो जाएगा तो सीधा यहाँ पे ही रैम बिठा देंगे। हाँ स्टक है, ठीक है, रैम को लगा देते हैं सीधा यहाँ पे, क्योंकि लोगों पे फ़ोन तो था ही, मतलब फ़ोन तो ऑन ही था, तो रैम वैम कुछ ख़राब होने के चांसेस नहीं है इसमें। अगर आपकी ग्रिप और स्किल अच्छी है तो मोस्टली ऐसी रिबॉलिंग या फिर लिफ्ट अप या लिफ्ट डाउन करने के टाइम ख़राब नहीं होती। सेम प्रोसेस मैंने की है, रैम को प्रॉपर अपनी जगह पे फिक्स करके मैंने ऊपर से हीटअप देना स्टार्ट किया है। उसके बाद आप पेज डाल के कंफर्म कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक मूवमेंट नहीं लेते तो आप थोड़ा सा टचअप दे दो, या फिर
आप खुद से मूवमेंट करा दो तो फिर भी आपको आइडिया आ जाएगा कि ये पूरा प्रॉपर बैठ चुका है, क्लियर है, बैठ गया है पूरा। चिल्ड अप करने के बाद सीधा डिस्प्ले, चार्जिंग फ्लैक्स और बैटरी लगा के सीधा चेक कर लेते हैं। टैबलेट है, ऑन वॉन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेकंड लोगो भी आ जाएगा बैटरी का परसेंटेज का तो कंफर्म हो जाएगा, और उसके बाद ऑन करके पूरा चेक कर लेंगे। कैमरा थोड़ा साइड में रह गया है। बैटरी, डिस्प्ले, हाँ ठीक है। चार्जिंग लगा के चेक तो कर लेते हैं कि सेम कंडीशन पे तो है। हाँ ऑन तो है सेट, यानी कि स्कील अच्छी है। हाँ, अब थोड़ा करना पड़ेगा ये सब कंडीशन में। फ़ोन जो लोगों पे आते थे सैमसंग M30 A50 वाले, वो सब में भी मोस्टली बैटरी ख़त्म ही हो जाती थी, क्योंकि लोगों पे स्टक हो गया रहता है फ़ोन, या फिर सेम कंडीशन पे अटक गया रहता है फ़ोन, और बैटरी उतरने के बाद लोगों पे या फिर डेड पे आता था वो फ़ोन। चलो परसेंटेज तो आ गए, और टैबलेट ऑन भी हो रहा है। तो CPU रिवॉल्व किया हुआ है, तो ऑडियो, वाईफाई, ब्लूटूथ, नेटवर्क सब कुछ चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी लाइन से I2C वगैरह CPU में ही आती है। सेकंड लोगो भी आ चुका है, मतलब सॉफ्टवेयर भी पूरा क्लियर है। ऑन हो जाए तो चेक कर लेते पूरा। लॉक वगैरह कुछ लिया नहीं था, ऑन है। पासवर्ड भी नहीं है, नहीं है पासवर्ड। ठीक है, ओके, चल ही रहा है सब कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।